वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण समिट की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, या कहिए कि कुछ देशों के समूह की बात कर रहे हैं जिसका नाम है G20। हाल फिलहाल में G20 का समिट हुआ था इंडोनेशिया के अंदर में। वहां पर कुछ प्रमुख घटनाएं हुई जिसको लेकर ये काफी चर्चा में है। आज हम समझेंगे कि G20 होता क्या है, G20 में कौन कौन से सदस्य हैं और आखिर क्या G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन सभी चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर में हम जानने की कोशिश करेंगे। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके यूपीएससी एग्जाम में। तो आप समझते हैं कि G20 क्या होता है। सबसे पहले G20 के अगर हम संदर्भ की बात करें कि इस साल के संदर्भ क्या है, कि हाल में G20 का समिट हुआ और उस समिट के माध्यम से आप देखेंगे उस समिट के दौरान इंडोनेशिया में हुआ था इस समिट। और इस समिट के दौरान ये हुआ कि जब समिट हो रहे थे तो उस वक्त रूस के जो अधिकारी थे, या आप कह सकते हो शेरपा भी कहा जाता है, तो रूस के अधिकारी जैसे ही बोलना उन्होंने शुरू किया कि बाकी के कुछ देश, स्पेशली खास करके अमेरिका की ट्रेजरी सचिव आपके जिनका नाम है जेनेट एलन, और पश्चिमी ब्लॉक के उन अधिकांश लोग जो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो बीच से ही समिट को छोड़कर चले गए। अर्थात कहे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने रसिया का विरोध किया। और उनका कहना यह था, इस प्रकार से अमेरिका और इन देशों ने जो यूक्रेन पर मास्को के युद्ध का विरोध किया, मतलब इस तरीके से एक तरीके से विरोध करने की कोशिश की गई, या आप कह सकते हैं कि बहिष्कार किया गया। हालांकि ये बहिष्कार जो है करने वाले इन देशों में और भी साथ साथ में अन्य देश थे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि आपका इंडोनेशिया हुआ, चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अरब सहित कम से कम 10 अन्य देश के अधिकारी शामिल नहीं हुए इस बहिष्कार के अंदर में। वो आपके G20 के समिट छोड़कर नहीं गए। आप यहां पर देख सकते हैं G20 के बहिष्कार के फॉर्म में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, एक तरीके से प्रॉक्सी वार जिसे कहते हैं, तो सबसे बड़ी संबंधित प्रकरण है क्या इसका। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इन देश है, इन देशों ने रूसी आक्रमण और इनके द्वारा जो किए जा रहे युद्ध के अपराधों का विरोध करना जारी किया G20 के अंदर में। और साथ साथ में इनका यह कहना है कि रूस का यूक्रेन पर अवैध आक्रमण के कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा सा बन गया है। आपने देखा कि भाई यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध के कारण विश्व के पटल पर बाकी देशों पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा है। खास करके बात करें ऑयल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर, आप अभी देखिए श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, इसका युद्ध का भी प्रभाव है। नेपाल में भी ऐसी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई इनके युद्ध के कारण जो है, जो विश्व जो है, आप समझ सकते हैं कि ये विश्व के अर्थव्यवस्था पर भी काफी इनका प्रभाव है। इनकी मांग है कि रूस को इस प्रकार के बैठकों में भाग लेने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, उनको शामिल ही नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी बात कही जा रही है G20 के समिट के दौरान में। अब बात करते हैं कि G20 समूह के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ये समूह है क्या और इसको बनाने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। सबसे पहले अगर हम बात करें G20 की बात, तो विश्व का ये सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। G20 जो है विश्व के जितने भी देश हैं, या विश्व की जो अर्थव्यवस्था की बात करें, या कह सकते हैं कि विश्व के अगर हम जीडीपी की बात करें, तो ये विश्व के 85% जो जीडीपी है, इन विश्व के 85% जीडीपी का नियंत्रण इन G20 देशों का है। मतलब सीधा सा मतलब यह हुआ है कि 85% जीडीपी पर
इन सभी देशों समूह का नियंत्रण है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन G20 देशों में विश्व के 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ये आपके G20 समूह करते हैं। G20 समूह वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक आप कह सकते हैं कि एक समूह है। और G20 शिखर सम्मेलन को जो औपचारिक रूप से जो इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है कि भाई वित्तीय बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक शिखर सम्मेलन, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि विश्व में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो कभी कभी बाकी के सभी देश मिलकर आपस में, ताकि आर्थिक स्थिति बना रहे, या कह सकते हैं कि जो वित्तीय बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था शिखर के सम्मेलन के रूप में आप उनको जान भी सकते हैं, एक समन्वय स्थापित कर सकता है। तो G20 समूह एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है और हर साल विश्व की आर्थिक समस्या हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हो, चाहे आपके आतंकवाद से संबंधित मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों पर G20 खुलकर बातें करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम इसके बारे में अगर बात करें, इसकी स्थापना से संबंधित अगर बात किया जाए तो कह सकते हैं कि वर्ष 2000 सिंपली 1997 में से 98 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1997-98 में विश्व में आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई थी। एशिया के कुछ देशों में आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई थी और ऐसी स्थिति में जब आर्थिक स्थिति जब उत्पन्न हुई तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की चर्चा के लिए एक भागीदारी की आवश्यकता पड़ी कि भाई एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए ताकि वो आपस में विश्व में ऐसी आर्थिक स्थिति बाकी के अन्य देशों में ना हो। अगर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो रही है या किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आपस में इन सदस्यीय देश आपस में मिलकर इसको टैकल किया जा सके। इसके लिए इस संस्था को स्थापित किया गया और वर्ष 1999 में G7 के वित्तीय मंत्रियों के द्वारा G20, आप कह सकते हैं वित्त मंत्रियों के द्वारा G20 वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के, जो आपका हमारा देश का केंद्रीय बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा केंद्रीय बैंक है, तो उनके गवर्नर एज ए शेरपा के तौर पर कह सकते हैं उस बैठक में भाग लेते हैं और उनसे संबंधित आपको बातें करते हैं, है ना। जो समस्या होती है उस समस्या से संबंधित बातें किया करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई 1999 में G7 के वित्तीय मंत्री और G20 ये सभी मिलकर इसकी स्थापना की गई आपका। दूसरी बात है कि चलिए आपका इसकी स्थापना की बात तो हमने कर लिया कि भाई 1999 में इन लोगों ने सब कुछ किया, है ना, G20 बना। ये भी हम बताएंगे कि कौन कौन से सदस्य हैं। लेकिन सबसे रोचक बात G20 का ये है कि G20 में के जो सदस्य हैं, या कह सकते हैं कि ये देखिए आप समझिए यहां पर कि इसकी जो अध्यक्ष था किसी एक देशों के हाथ में नहीं होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि G20 का समूह कोई अस्थाई स्टाफ नहीं होता है उनका, और इनका ना ही कोई मुख्यालय है। जैसे आपने WHO का मुख्यालय है ना, WTO का मुख्यालय है, हर देश का मुख्यालय, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मुख्यालय होता है, लेकिन G20 का कोई अपना अस्थाई मुख्यालय नहीं होता है। G20 समूह की अध्यक्षता एक क्रम के रूप में होता है कि मतलब कि अगर आज चाइना ने किया इस साल तो अगले साल भारत करेगा, उसके बाद इंडोनेशिया करेगा, इटली करेगा, अमेरिका करेगा। इस तरीके से क्रम होता है और उसी क्रम को G20 के सदस्य फॉलो करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता की क्रमिक रूप से सदस्य देशों के द्वारा की जाती है और अध्यक्ष देश अगले शिखर सम्मेलन के आयोजन तथा आगामी वर्षों के, आप कह सकते हैं कि जो छोटी बैठकों का आयोजन का जिम्मेवारी ये लोग अपना लेते हैं। वहीं पर सबसे बड़ी बात है कि जो G20 समूह की जो बैठक में जो गैर सदस्य हैं, गैर सदस्यों को मेहमान के रूप में भी आमंत्रित करने का प्रावधान G20 के अंदर में है। मान लिया कुछ ऐसे देश हैं जो G20 के देश के सदस्य नहीं है, परंतु G20 के सहमति से उन देशों को आप कह सकते हैं कि टेम्पोररी के तौर पर, या कह सकते हैं आमंत्रण दिया जा सकता है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, आप आइए सहभागिता निभाइए, हमारे साथ मिलकर कार्य भी करें।
है ना, ऐसा किया जाता। तो वही कहा जाता है कि G20 समूह की बैठक में जो गैर सदस्य हैं, जो कि G20 के सदस्य नहीं है, वो मेहमान के रूप में आमंत्रित किया जाता है। दूसरी बात यह है कि पूर्वी एशियाई में जब वित्तीय संकट ने समूचे विश्व की अगर हम बात करें में कई देशों को जब प्रभावित करने के बाद G20 की जो पहली बैठक दिसंबर 1999 में आपका हुआ था, और उस 1999 के बाद ये सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला आगे चलकर वो बढ़ता रहा। आप इस चीजों को समझ, तो कहने का मतलब कि इसकी कोई परमानेंट अध्यक्षता नहीं होती है। हर देश अपने क्रम के अनुसार जो है ना, अपने अपने क्रम का इंतजार करता है और वो प्रेसिडेंटशिप या अध्यक्षता वो निभाता है। 2023 में भारत के में भी आपका होने वाला है, दिसंबर से ये शुरुआत हो जाएगा। इस साल 2022 में आपका इंडोनेशिया ने इसका आयोजन किया G20 का। तो ये प्रश्न बन सकता है कि इंडोनेशिया ने इसका आयोजन किया, है ना। अब चलिए बात करते हैं कि भाई G20 के पूर्ण सदस्य कौन है। तो पूर्ण सदस्य G20 के कौन है, तो बड़ा आपका बहुत ही बेहद है इसके अंदर में कि अगर आप ऐसे, तो सामान्यतः मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, आपका फ्रांस, जर्मनी, है ना, ये सब, भारत हमारा, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये सभी लोग 20 देश है। एक 19 देश और यूरोपीय संघ है। लेकिन आप सबसे बड़ी इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां ऐसे समझिए कि आप जो है एक तरीके से एक डायग्राम के फॉर्म में, वेन डायग्राम के फॉर्म में, कि जो सबसे पहले आप G7 को आप इस समझिए, ये आपका G7 है। G7 के जो देश है वो G20 का हिस्सा है। याद रखने वाली बात है, G7 का जो देश है G20 का हिस्सा है। G7 के देश कौन कौन से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान और जर्मनी। मतलब एशिया से एक जापान, यूएसए आपका, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये G7 देश है। पेपर में आ सकता है, आप याद रखिएगा। G7 के जो सदस्य हैं ये आपके यही है, अमेरिका, इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, यूके, जर्मनी। अगर इसी में अगर रसिया को मिला दिया जाए, G7 में जब रसिया को मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है? G8 बन जाता है। पहले G8 हुआ करता था, रसिया को एक्सक्लूड कर दिया गया क्रीमिया को लेकर और बहुत सारे इसकी रीजन को लेकर इसको हटा दिया गया। तो पहले G8 हुआ करता था, अब G7 है आपका। रसिया को मिलाइए तो G8 हो जाता है ना। अब इसके अलावा, रसिया के अलावा, आप कह सकते हैं G8 के अलावा तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ब्राजील आपका, है ना, ये मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये बाकी के जो अन्य देश हैं, जो 12 अन्य देश, एक यूरोपियन यूनियन, 11 देश और यूरोपियन यूनियन, ये सभी मिलकर G20 बनाते हैं। और ये G20 विश्व के 85%, आप कह सकते 85% जीडीपी इन देशों के हाथ में है। और विश्व का 2/3 तिहाई जनसंख्या जो है इन देशों में आपको रहती है। तो ये G20 आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा चर्चा और भी इसके बारे में आप कर सकते हैं कि G20 के अलावा भी आप थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि अब कहा जाता है कि ये जो देश, जैसा कि हमने कहा G20, सो बदलते समय में G20 समूह की जो आप कह सकते हैं प्रासंगिकता है, इसका जो कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मेन मकसद इनका यह है कि भाई किस प्रकार से वैश्वीकरण में वृद्धि और भिन्न भिन्न मुद्दों की जटिलता के मद्देनजर रखते हुए जो हाल में G20 शिखर का आयोजन किया गया है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई बृहद अर्थव्यवस्था और व्यापार को ध्यान में केंद्रित करके किया गया कि भाई कोविड-19 की स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा था और इसके कारण से विश्व की अर्थव्यवस्था एक तरीके से धरातल पर आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्था को एक संतुलन देने के लिए, या कह सकते हैं कि एक गति देने के लिए, इन सभी देशों ने इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जो इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि भाई वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव डालने वाले, जैसे विकास हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ,
ऊर्जा हुआ, स्वास्थ्य, आतंकवाद विरोध हुए, या फिर आप कह सकते हैं कि शरणार्थी जो हैं जैसे वैश्विक मुद्दों के पर भी ध्यान केंद्रित काफी इसका मुख्य उद्देश्य रहा इस समय इस साल के G20 का। वहीं पर बात करें G20 समूह द्वारा आप इन मुद्दे को हल करने की दिशा में भी काफी कुछ किए गए हैं और काफी कुछ ध्यान में रखा गया भी है। तो ये था आपका G20 जो आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, प्रारंभिक एग्जाम के लिए और आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे सीधा सवाल पूछे जाते हैं G20 से कि भाई इस समय G20 2022 का उद्देश्य क्या था, किस प्रकार से जो बाकी के G20 देश हैं वो किस प्रकार से विश्व की अर्थव्यवस्था में एक गति लाने का काम कर सकते हैं या कैसे संतुलित कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। मुद्दे में आपका काफी रहा कि रसिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध को भी इसमें चर्चा किया। G20 के सदस्यों ने इसका बहिष्कार, G20 के कुछ अन्य सदस्यों ने रसिया के का बहिष्कार भी किया। तो ये सारे मुद्दे जो हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं फिर से दूसरे समसामयिक घटनाओं में, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इस चैनल पर बने रहिए और उस वीडियो की इंतजार करने से बेहतर है कि आप इसके बेल आइकन और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।